नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं गणित पेडागोजी की, यानी गणित शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो स्किप नहीं करना है। ये भाग 3 है, भाग 2 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। यदि आपको उन दोनों भागों को देखना है तो यहाँ पर एक आई बटन पर एक लिंक मिलेगी, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आसानी से वहाँ पर आप उन दोनों भागों को देख सकते हैं। तो पहले उनको देख लीजिएगा, उसके बाद आपको इस प्रैक्टिस सेट को देखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर पाएंगे। यदि आपके सामने इस तरीके से 30 प्रश्न आएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आज के वीडियो में आपको कितने नंबर आए। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आपको कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक जितनी भी एनसीईआरटी बुक है उन सभी का सोल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी तक हम यहाँ पर 40 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा घर मेरा स्कूल पर क्लिक करिएगा, वहाँ पर आपको ये सभी वीडियो देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जाकर एक बार विजिट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा गणित पेडागोजी का। गणित किट निर्मित करने वाली संस्था का नाम क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर आपको गणित किट निर्मित करने वाली संस्था का नाम बताना है, कौन सी होगी। तो राइट आंसर होगा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जयपुर। इसके द्वारा, इस संस्थान के द्वारा गणित किट निर्मित की गई है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती हैं। शिक्षिका का उद्देश्य, यहाँ पर शिक्षिका का उद्देश्य बताना है क्या होगा। इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को समझने में विद्यार्थी की सहायता करें। ये शिक्षिका का उद्देश्य। यहाँ पर कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती हैं। क्यों कहती हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प रहेगा कि विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करें। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा निम्न में से किसने दी। यहाँ पर आपको बताना है जो परिभाषा है किसके द्वारा दी गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किलपैट्रिक के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा या फिर स्किनर के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा किलपैट्रिक के द्वारा। याद रखिएगा, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की यहाँ पर जो उक्त परिभाषा है ये किलपैट्रिक द्वारा दी गई है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। आप एक गणित के अध्यापक हैं तथा कक्षा 3 में गणित पढ़ा रहे हैं। आपने श्यामपट्ट पर किताब रखकर उसके चारों ओर लाइन खींच दी तो आपके द्वारा खींची गई लाइनों का योगफल होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि आपके द्वारा खींची गई लाइनों का योगफल क्या होगा। एक प्रकार का ये श्यामपट्ट मान लीजिए और यहाँ पर एक बुक है, इस प्रकार की बुक है और आपने बुक रखी और लाइनें खींच दी। तो यहाँ पर जो ये बुक है इसके बारे में आपको बताना है कि आपके द्वारा जो खींची गई लाइनें का योगफल क्या होगा। किताब का क्षेत्रफल होगा, किताब का परिमाप होगा, किताब की आकृति होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा आपके द्वारा खींची गई लाइनों का जो योगफल होगा वो किताब का परिमाप होगा। क्या होगा, ये परिमाप होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। आप कक्षा 5 में पढ़ा रहे हैं। आपने एक छात्र से पूछा कि इस गिलास को पानी से भर दिया जाए तो क्या कहेंगे। यहाँ पर कुछ शब्द यहाँ पर लिखा गए हैं तो मैं आपको प्रश्न को पढ़कर सुना रहा हूँ, उसी के आधार पर आपको आंसर बताना है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि आप कक्षा 5 में पढ़ा रहे हैं। आपने एक छात्र से पूछा कि इस गिलास को पानी से भर दिया जाए तो क्या कहेंगे। इस पर छात्र ने बताया कि भरा हुआ पानी गिलास का आयतन है। इससे ज्ञात होता है कि छात्र को स्पष्ट ज्ञात नहीं है। किसका ज्ञात नहीं है, आयतन की अवधारणा का, आयतन की माप का, आयतन के सूत्र का या फिर आयतन की इकाई का। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो छात्र को स्पष्ट ज्ञात नहीं है वो आयतन की अवधारणा का ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। यदि आपकी नियुक्ति किसी कक्षा 5 तक के स्कूल में हो जाती है तथा आप गणित के अध्यापक हैं
पहले दिन कक्षा में जाते हैं तो आपका प्रथम कार्य क्या होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि आप प्रथम से कक्षा 5 तक के स्कूल में जाते हैं और आप एक गणित के अध्यापक हैं, तो आपका पहले दिन का कार्य क्या होगा। बच्चों के विषय में नाम आदि की जानकारी लेंगे, उनके ज्ञान और भावना के विषय में पता लगाएंगे, अपने विषय में अपनी योग्यता बताएंगे या फिर उपरोक्त तो सभी। तो यहाँ पर यदि आप एक गणित के अध्यापक हैं और प्रथम से कक्षा 5 तक के स्कूल में आप जा रहे हैं और आपका पहला दिन है, तो आपका प्रथम कार्य होगा कि उनसे ज्ञान और भावना के विषय में पता लगाएं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा 2 का एक विद्यार्थी 162 को 162 पढ़ता है किंतु 1062 लिखता है। यह शिक्षक के किस ओर संकेत करता है। एक विद्यार्थी है जो कक्षा 2 में है, वो वहाँ पर पढ़ता तो सही, यानी कि 162 को 162 ही पढ़ता है, लेकिन लिखने में मिस्टेक करता है, वो 162 को 1062 लिखता है। तो यहाँ पर ये किस ओर संकेत करता है, इसके बारे में आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कि कक्षा 2 का एक विद्यार्थी 162 को 162 तो पढ़ता है लेकिन 1062 लिखता है। तो यहाँ शिक्षक के किस ओर संकेत करता है, तो यहाँ करता है कि बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि NCEP 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, इन चारों विकल्पों में से कौन सा उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, ये प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती हैं। आप यहाँ कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यहाँ सदैव सत्य नहीं होता है। यहाँ पर आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है कि आप यहाँ कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यहाँ सदैव सत्य नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणज को प्रदर्शित करके आप प्रदर्शित करेंगे कि यहाँ सदैव सत्य नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतः विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है कि किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना, इन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी कि जोड़ सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। यहाँ पर इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है कि वो कौन सी युक्ति है जिसका अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा जब कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक जोड़ सिखा रहा होगा तब। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा योग यानी कि जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। यहाँ युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा जब कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक जोड़ सिखा रहा होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा 2 के शिक्षक ने जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं। इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल या फिर किस श्रेणी से संबंधित है। पृथक्करण, योग की पुनरावृत्ति, समुच्चयन या फिर संवर्धन। यहाँ पर आपको बताना है कि एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए हैं। अब टोकरी में कितने सेब हैं। इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न इन चारों विकल्पों में से किस मॉडल या फिर किस श्रेणी से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा ये समुच्चयन श्रेणी से संबंधित है इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि आप गणित के अध्यापक हैं तो मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार लाने हेतु उपयोगी परीक्षा पद्धति कौन सी होगी। निदानात्मक परीक्षण होगा, मंदबुद्धि परीक्षण होगा, सृजनात्मक परीक्षण होगा या फिर विश्लेषणात्मक परीक्षण होगा। इन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन
करना है। तो राइट आंसर होगा, यदि आप गणित के अध्यापक हैं तो मंदबुद्धि छात्रों के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि इसके स्तर में सुधार लाने हेतु उपयोगी परीक्षा पद्धति कौन सी होगी। तो राइट आंसर होगा निदानात्मक परीक्षण। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निदान व उपचार के साधन की व्यवस्था करना यहाँ उद्देश्य नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्कोर्टिंग के अनुसार एक अच्छी इकाई योजना का उद्देश्य, यहाँ पर एक अच्छी योजना का उद्देश्य आपको बताना है इन चारों विकल्पों के माध्यम से। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कि एक अच्छी इकाई योजना के अंतर्गत छात्र विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाने में एवं उनमें कार्यान्वयन में स्वतंत्र होते हैं। ये एक अच्छी इकाई योजना का उद्देश्य है स्कोर्टिंग के अनुसार। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होगी। इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह विशेषता प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। यहाँ पर देखिए, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए आपको सही क्रम बताना है। इन चारों विकल्पों के माध्यम से कौन सा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मानचित्र चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन। ये सही श्रेणी क्रम होगा ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि कक्षा 5 का एक छात्र किसी प्रश्न को हल करते समय गणना संबंधी त्रुटियां करता है, जैसे कि 12 और 3 16, आपको पता है कि 12 और 3 15 होता है, लेकिन जो 5वीं का बच्चा है, 5वीं का छात्र है, वो कितना बता रहा है 16। तो इस प्रकार की त्रुटियां के उपचार हेतु क्या आवश्यक है। इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है कि सही विकल्प क्या होगा। इन त्रुटियों के उपचार हेतु आवश्यक कौन सा होगा इन चारों विकल्पों में से। तो राइट आंसर होगा कि प्रश्नों को मौखिक रूप से हल करवाना, जिससे कि छात्र आसानी से सीख सके। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्यपुस्तक में पाठों में इस तरह के शीर्षक है, जैसे कि कबाड़ी वाली, भोपाल की शेर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ परिवर्तन किया गया है। जो है परिवर्तन किया गया है वो क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है, इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा यहाँ परिवर्तन इसलिए किया गया है ताकि दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए यहाँ परिवर्तन किया गया है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित का शिक्षक अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किस विधि में करता है। यहाँ पर अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किस ओर करता है, किस विधि में करता है गणित का शिक्षक, इसके बारे में आपको बताना है। खेल विधि में करता है, प्रदर्शन विधि में, आगमन विधि में या फिर निगमन विधि में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर आपको पता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपने पढ़ा होगा। तो राइट आंसर होगा ये आगमन विधि में होता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर कौन सी विधि है, इसके बारे में आपको बताना है। प्रदर्शन विधि है, प्रयोगशाला विधि है, विश्लेषणात्मक विधि है या फिर संश्लेषणात्मक विधि है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित जो विधि होगी वो प्रदर्शन विधि होगी। कौन सी? प्रदर्शन विधि है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रीनू 16 बच्चों को गणित पढ़ाती है। उसका मानना है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि यानी कि
फीडबैक दी जाए तो वहाँ प्रभावी होती है। वहाँ 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करती है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका होगा। इन चारों विकल्पों में से आपको सबसे अच्छा तरीका बताना है फीडबैक देने का। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, पहले आपको चारों विकल्पों को पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली उसका आंसर बताऊँगा कि वहाँ प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाएं और विद्यार्थियों द्वारा अपने उत्तरों की जाँच करवाएं। यहाँ फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं, किस प्रकार करते हैं? गणितीय खेल और पहेलियाँ इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। फिर आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिख रहे हैं, तो इन चारों विकल्पों में से कौन कौन से विकल्प सही हैं उसके बारे में आपको अंत में बताना है। सबसे पहले आपको इन चारों विकल्पों को ध्यान से सुनना है। गणित के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, या फिर समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। अब आपको बताना है कि उपरोक्त में से सही विकल्प का चयन करना है, यानी कि सही विकल्प कौन सा होगा। गणित, खेल और पहेलियाँ के संबंध में ABC 3 होंगे, चारों होंगे, AB दोनों होंगे, या फिर A और D दोनों सही होंगे। तो यहाँ पर देखिए गणित, खेल और पहेलियाँ मदद किस में करते हैं इसके बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारा दूसरा होगा, यानी कि चारों ही विकल्प गणितीय खेल और पहेलियाँ में मदद करते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा होगा? 2nd वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक दिए हुए आयत और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में या फिर समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। यानी कि कहने का मतलब है कि शिक्षक का कहना है कि जो आयत और समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो समान होगा, लेकिन अनेक विद्यार्थी यानी कि अनेक जो शिक्षार्थी है उनका कहना है, उनका उत्तर है कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। तो यहाँ पर जो शिक्षक है वो किस प्रकार उनको समझाएगा, किसके प्रयोग से वो आसान भाषा में उनको समझा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो आलेख या फिर ग्राफ पेपर के प्रयोग से शिक्षक उन बच्चों को समझा सकता है कि आयत और समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो समान होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्च में प्रवीण है, यानी कि वो किस समुच्च में प्रवीण है इसके बारे में आपको बताना है न चारों विकल्पों के माध्यम से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वो प्रतिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्तता समुच्च में प्रवीण होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा फर्स्ट के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबर और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबर और 3 शार्पनर है। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांत यानी कि किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर आपको बताना है जो फर्स्ट का बच्चा है उसको किन सिद्धांतों या फिर किस सिद्धांत पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उसे अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत या फिर सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा 2nd की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगे, यानी कि आपने 4 इकाई और 3 दहाई लिखने को कहा, लिखना था 34 लेकिन उन्होंने क्या लिखा उसके स्थान पर 43 यानी कि उल्टा कर दिया। इसमें आप एक शिक्षक के रूप में बताएंगे कि आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगे या फिर समझाएंगी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी जिससे कि वो आसान भाषा में समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। गिनतारा समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, जहाँ तक मुझे लगता है आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा। संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, या फिर बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर सही कथन पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा कि सबसे पहले तो उसे संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, उसमें संख्या ज्ञान विकसित करना चाहिए और बाद में शून्य का परिचय उसे दिया जाना चाहिए। तो यह कथन हमारा राइट आंसर होगा, फोर्थ वाला विकल्प सही रहेगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, आधे का चिन्ह दिखता है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। अब आपको बताना है कि शिक्षक को इन चारों विकल्पों में से क्रियाकलापों का कौन सा सही श्रेणीक्रम अनुसरण करता है, यानी कि आपको सही श्रेणीक्रम बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, सबसे पहले बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधों में विभाजित करता है, उसके बाद चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, उसके बाद कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है और सबसे लास्ट में वहां आधे का चिन्ह लिखता है। तो इसके अनुसार हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा फर्स्ट और सेकंड में सेकंड के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि कौन सा कथन सही होगा कक्षा फर्स्ट और सेकंड के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए। इन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, ये लास्ट प्रश्न है 30वां, गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समांकलन किया जाना चाहिए। यहाँ कथन सही होगा कक्षा फर्स्ट और सेकंड के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। तो आज के जो 30 प्रश्न हैं वो गणित पेडागोजी के वहीं पर समाप्त होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, आपने देखा। तो आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए और आज के वीडियो आपको कैसा लगा, तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।